दोस्तों सीटेट पेपर 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट से तो आपके लिए एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। साथ ही साथ कक्षा 6 और 7 की पॉलिटी हम करा चुके हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके एक एक वीडियोस को आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर विषय सूची में आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है इसके बारे में, संसद और कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में, न्यायपालिका, हाशिएकरण की समझ, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। कुल 8 अध्याय हैं। इकाई की बात करें तो 5 इकाई हैं। ये वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट का बनेगा। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में यानी एक ही वीडियो में इन सभी चैप्टर्स को करा दिया जाए। आइए शुरू करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान। आपको वही चीज़ें यहाँ पर हम कराएंगे जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। पहले पेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम बढ़ेंगे दूसरे पेज की तरफ। यहाँ पर आप चीज़ों को आप समझिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। प्रश्न बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया? आंसर हो जाएगा 1934 में। आगे, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस विश्व युद्ध के दौरान इस मांग को और बढ़ाया गया, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि नए संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच। आगे बात करते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातचीत करते हुए इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, और इस पेज में भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सके। जितना था हमने आपको बताया। आगे देखेगा, यहाँ पर नेपाल के बारे में दिया गया है और इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो प्रश्न बन सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1990 में हुए संघर्ष के बाद, 1879 में हुए संघर्ष के बाद, या 2002 में? ऐसे प्रश्न बन सकता है। आगे कहा जा रहा है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक 12 साल तक कायम रही। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो ये काम किसने किया? इनका नाम ध्यान रखिएगा, राजा ज्ञानेंद्र थे। 2002 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती रही, लेकिन फिर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहाना बनाया कि माओवादियों संगठन का यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है और सरकार के जो भी काम थे, जो भी विभाग थे, वो अपने कब्जे में लेना इन्होंने शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। ठीक है, 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बना। तो दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। ठीक है,
कि राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र कब बना? 2008 में। पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। पहले जो है यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, और ये व्यवस्था 12 साल तक चली। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1990 में संघर्ष के बाद जो नेपाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली थी वो कितने साल तक कायम रही? तो 12 साल तक। कब से कब तक? 1990 से 2002 तक। फिर यहाँ पर काफ़ी उठक पटक हुआ और इसके बाद फाइनली 2008 में नेपाल नया लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरीके से लोकतंत्र की मांग नेपाल में की गई। देखते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर संविधान के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की बहुत भूमिका रहती है। आगे यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक लाइन है कि हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार। प्रश्न बन सकता है कि समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्चस्व आप जानते ही होंगे क्या है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में आपको भी अजीब लग रही होगी, अर्थात हम कई बार किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। आगे देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद यह तय किया जाना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसका कामकाज के नियम क्या होने चाहिए। किसी एक आदमी के बस का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो 1946 में जो संविधान सभा के लिए गठित की गई थी उसमें कितने लोगों ने योगदान दिया? 300 लोग उसमें थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान की बैठकें होती रहीं। यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी ना तो एक भाषा थी, ना ही एक धर्म था, और ना ही संस्कृति एक जैसी थी। जब संविधान लिखा जा रहा था हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, ठीक है। एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर काफ़ी जोर दिया गया है। अब ये प्रश्न काफ़ी पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन जब कराने लगो तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं सर अब इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर साहब अंबेडकर जी को, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में होता है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ठीक है, यहाँ पर पिछली जो हमने वीडियो कराई थी उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। ये कक्षा 6 और 7 में यहाँ पर हमने पंचायती राज के बारे में, राज्य शासन कैसे काम करता है, ये हम आपको कवर करा चुके हैं। देखिए यहाँ पर, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। ए.के. अय्यर ने क्या कहा था, इसको आपको याद करना होगा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित देगी। अब ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि वयस्क मताधिकार के बारे में ये कथन किसका है, ए.के. अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ध्यान रखना होगा ये कथन है ए.के. अय्यर का। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति की। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, आपको हमने बताया था वोट डालने के लिए अधिकार की बात, उसमें हमने आपके साथ साझा की थी। यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शक्तियों का बंटवारा क्या कहा जाता है इसमें। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में कौन लोग होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि। कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं, जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पर राज्य शब्द के बारे में पढ़िएगा। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदलती रहती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है राज्य की। किसी भी तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो राज्य क्या है, एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर रहे हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात कही जा रही है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है। आगे कहा जा रहा है, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। अब बात करते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार,
दूसरा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समानता का अधिकार क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। ठीक है, कोई भी आप होटल में जाए, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता, है ना, सबको अवसर। आगे कहा जा रहा है रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि अभी जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, बिहार में, पहले उसमें अन्य स्टेट को मौका नहीं दिया गया था। सेम चीज़ें यहाँ पर संविधान में कही गई हैं, ठीक है, कि रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन कहीं कहीं अपवाद है कि राज्य सरकार अलग कानून बना लेती है तो अन्य स्टेट के लोगों को मौका नहीं देती है, वो आप पढ़ेंगे आगे। आगे कहा जा रहा है कि छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, इसमें आपकी भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसी के अधिकार के फलस्वरूप आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी भाषण, ठीक है, दे सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, इसके अनुसार किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। प्रश्न बन सकता है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कोई व्यक्ति, अगर उसके साथ मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार, मतलब किस अधिकार के माध्यम से वो अदालत जा सकता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस राइट्स के माध्यम से वो जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अगर 13 साल का बच्चा, ठीक है, कारखाने में मजदूरी कर रहा है तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये भी उल्लंघन है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वो अधिकारी महिला है तो यहाँ पर भी क्या हुआ, भेदभाव हुआ। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। आगे देखिएगा, इसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ लोग दस्तखत कर रहे हैं। तो उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरी बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। पंडित जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष। तो प्रश्न अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, अस्थायी स्थायी कुछ भी ना लिखा हो तो आपका आंसर क्या जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा गया है ये प्रश्न। बाकी यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि पहली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन था, कृषि मंत्री कौन था, तो इसको लेकर के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला, ये स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर जान मथाई ये वित्त मंत्री बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, और उनके पीछे ये श्रम मंत्री वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न अब यहाँ पर अभ्यास है। अध्याय 2 है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है,
आइए देखते हैं इससे कहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा। धर्मनिरपेक्षता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म को राज्य, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई विशेष धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये गलत है। राज्य और धर्म अलग अलग, ठीक है, इस अवधारणा को हावी ना होने दिया जाए, तभी ये धर्मनिरपेक्षता कहा जाएगा। इस अध्याय में यहाँ पर बाकी चीज़ें दी गई हैं। धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए और मंदिर मस्जिद यहाँ पर सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। सभी धर्म को यहाँ पर मान्यता दी गई है। आगे देखिएगा, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझाया गया। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है जो हम आपको बताएं। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा रही होगी। यही सब बताया गया है कि किस तरीके से हम सब एक रहते हैं मिल करके। हम साथ साथ हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं यहाँ पर। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। क्या ख्याल रखना है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया गया है, ठीक है। और देखते हैं, चित्र कथा दी गई है। इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए क्या कहा जा रहा है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेशक थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध करके जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर फ्रांस के कानून के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पर अध्याय 3 है आपका, संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसके बारे में हम समझेंगे कि यहाँ से कैसे क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया था। आइए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। 1885 में देखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रश्न बन सकता है कि ये मांग किसके द्वारा की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। आगे कहा जा रहा है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार था और ना ही
आम लोगों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, 2018 में पूछा भी गया है। ईवीएम के बारे में दिया गया है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया आम चुनावों में, यानी लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार, तो 2004 में। यहाँ पर कितने पेड़ों की रक्षा हुई, तो लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा कि ईवीएम की शुरुआत आम चुनाव से कब से हुई। आगे देखिएगा, संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। देखते हैं और यहाँ से क्या कुछ प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में प्रसिद्ध मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और ये पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कितना मुश्किल था उस समय में चुनाव कराना। आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। आगे आप पढ़ चुके हैं 6-7 की, उसी के बारे में लिखा गया है। विधायक कौन होता है, इस पर भी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। एमएलए, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के बीच में फ़र्क को, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर संसद के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए संसद किस तरीके से होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारतीय संसद, राज्यसभा दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए संसद के कितने सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 245। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो आपका आंसर जाएगा उपराष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 545। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की क्या भूमिका है, देखिए संसद की भूमिका क्या है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस लाइन में आपके लिए यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक लाइन है कि लोकसभा हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। ये आपको पहले से भी पता होगा। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पार्टियों के यहाँ पर दिए गए हैं 2019 में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती या निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी थी। ठीक है, 303 थी 2019 के रिजल्ट में। कांग्रेस को यहाँ पर 52 सीटें मिली थी, डीएमके को 24, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 22 और युवा श्रम एवं किसान पार्टी कांग्रेस पार्टी 22, शिवसेना 18, जनता दल जेडीयू 16, बीजेडी 12, बसपा 10, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 9 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी 5, समाजवादी पार्टी 5, निर्दलीय 4, एनसीपी 4, ठीक है, सीपीआईएम 3 सीटें। अन्य यहाँ पर दी गई हैं, अपना दल, शिरोमणि, आम आदमी पार्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 2019 के चुनाव का यहाँ पर डेटा दिया गया है। कुल कितनी सीटें, कुल कितने सांसद हैं, 543। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 545। तो 543 यहाँ पर कुल सांसद हैं। अब यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, वही यहाँ पर इन्होंने पेस्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 15वीं लोकसभा, यहाँ पर 2009 का जो चुनाव परिणाम है वो भी दिया है कि सीटें कौन सी किसके खाते में कितनी थी। ठीक है, आप देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी 21, भाजपा 116,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस 206। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2009 में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी को 116 सीटें प्राप्त हुई थी, बसपा की 21 सीटें थी और अन्य की आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर राज्य और क्षेत्रीय दलों की भी डिटेल दी गई है कि क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका थी। ठीक है, जनता दल झारखंड, टोटल यहाँ पर 543 थी। इस तालिका में 2009 में हुई। अब यह भी प्रश्न बन सकता है कि 15वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 2009 में। 16वीं के कब? 2014 में। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया, पेपर उठा के देखिएगा कि 16वीं लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री बने या कब चुनाव हुए, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिएगा, इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, क्योंकि आधे से अधिक सीटें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 206। सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 543 का आधा। ठीक है, यानी लगभग 273 सीटें तो होनी ही चाहिए थी, यानी 272 सीटें होनी चाहिए थी और कांग्रेस के पास थी सीटें कितनी? 206। तो यहाँ पर इन्होंने गठबंधन किया था। ठीक है, और गठबंधन करने के फलस्वरूप प्रगतिशील गठबंधन इसका नाम दिया था, यूपीए का गठन करके सरकार इनको बनानी पड़ी थी। देखिए, जो केंद्र में सरकार बनती है उसके लिए सांसद जो होते हैं, जिनको हम एमपी भी कहते हैं, ठीक है, इन सांसदों को मिलाकर के संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो कुल सीटें 543 थी यहाँ पर, मतलब इस 2009 का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से, और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब सरकार बनने के बाद जो भी लोग बचते हैं, जो गठबंधन का अंग नहीं होते हैं, वो सब विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं, साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है, दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। हालांकि अब नई संसद का निर्माण हो चुका है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कितने? 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ठीक है, तो प्रश्नकाल होता है इसमें।
जब संसद का सत्र चलता है तो इसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि किस माध्यम से, तो प्रश्नकाल में अपने क्वेश्चन वो लोग रखते हैं, उसका उत्तर सरकार देती है, सरकार के मंत्री लोग देते हैं, जिससे संबंधित होता है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं कि क्वेश्चन पूछे गए थे लोकसभा में 15 दिसंबर 2017 को पूछे गए थे और उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और इसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। नए कानून कैसे बनते हैं, तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरीके से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, यहाँ पर एक कानून की बात कही गई है। जब परिवार का कोई पुरुष, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत के साथ मारपीट या उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी। तो ये कौन सा कानून था जिसके तहत घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बनाया गया? घरेलू हिंसा कानून 2005। ठीक है, और यहां पर दिया गया है, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में ऐसे आपने पढ़े हैं। यहाँ पर देखिएगा, रोजा पार्क्स के बारे में तो हमने कक्षा 7 की पुस्तक में पढ़ाया ही था, तो ये आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने 7 वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा जा करके। ठीक है, इसी के फलस्वरूप यहाँ पर एक और नया कानून आया है। 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस चैप्टर में इतना ही था और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन बगल में मकान में कुछ रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है तो बहुत शोर हो रहा है। तो अगला वीडियो इसका हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे जल्दी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।